नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आज विपक्षी पार्टियों की टाइमलाइन बदल गई। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, जितनी बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं वो अब एक नई पार्टी का नाम जप रही हैं। अब ये सारी पार्टियां एक नया कीवर्ड चला रही हैं और वो कीवर्ड सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो शब्द है कॉकरोच। बहुत साफ साफ शब्दों में कहें तो नरेंद्र मोदी से बार बार हारने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे अब एक नई पार्टी के भरोसे अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और वो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी। क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? इस पार्टी को लाने का आइडिया किसका है? वो कौन है जो कॉकरोच जनता पार्टी चलाता है? इसका मकसद क्या है? इसके पीछे किसका दिमाग है? और क्या कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी हैं? क्या टर्की से इस पार्टी को फॉलोअर्स मिल रहे हैं? आपके दिमाग में सारे सवाल चल रहे होंगे। इस रिपोर्ट में ज्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हमारा चौकीदार कायर है और कायर व्यक्ति कॉकरोच से भी डरता है। बहुत पॉपुलर लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए। जो नरेंद्र मोदी से हारे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हारे, वो विरोधी हैं अब कॉकरोच के सहारे। नरेंद्र मोदी के दुश्मन अचानक कॉकरोच कॉकरोच क्यों जपने लगे हैं? कॉकरोच से इतना प्रेम क्यों करने लगे हैं? साल 2029 के लिए मोदी विरोधी गैंग बड़ा प्लान बना रहा है, इसलिए कॉकरोच कॉकरोच चिल्ला रहा है। कॉकरोच पार्टी कॉकरोच तो बोलेंगे ना, कॉकरोच कॉकरोच तो बोलेंगे ना, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच तो बोलेंगे ना, कॉकरोच कॉकरोच तो बोलेंगे ना। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की टाइमलाइन पर कॉकरोच, कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर की टाइमलाइन पर कॉकरोच, डीपी में राहुल की फोटो लगाकर नेतागिरी करने वाले कांग्रेस के उमंग सिंघार की टाइमलाइन पर कॉकरोच, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत की टाइमलाइन पर कॉकरोच, टीएमसी के कीर्ति आजाद की टाइमलाइन पर कॉकरोच, टीएमसी की महुआ मोइत्रा की टाइमलाइन पर कॉकरोच, मोदी विरोधी इकोसिस्टम के हैंडल्स पर कॉकरोच। जिधर देखो उधर सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? इसके पीछे किसका दिमाग लगा है? कॉकरोच जनता पार्टी को कौन कहां से ऑपरेट कर रहा है? मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, मोदी के खिलाफ लिखने के लिए इसे कौन ऑर्डर दे रहा है? आज हम इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। मोदी को डराने के लिए, मोदी को हराने के लिए कौन कहां बैठकर क्या प्लान बना रहा है, किसका ऑर्डर फॉलो कर रहा है, सबकी पोल खोलेंगे। सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कुंडली बताते हैं। सवाल नंबर 1, कैसे बनी कॉकरोच जनता पार्टी? इस ट्रेंड की शुरुआत सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं, एक्टिविस्ट, पत्रकारों और सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को कॉकरोच से जोड़ा था। बयान वायरल हुआ और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। इसी माहौल में कॉकरोच जनता पार्टी नाम सामने आया। शुरुआत में इसे केवल मीम और व्यंग माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये खुद को सिस्टम से ठुकराए गए युवाओं की आवाज बताने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव इसी भावना पर बनाया गया कि देश का सिस्टम युवाओं को सुनना ही नहीं चाहता। दावा किया गया कि पार्टी की 5 मांगे हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं है और ये एक जिद्दी झुंड की तरह काम करेगी। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब मोदी विरोधी नेताओं ने खुलकर इसका समर्थन शुरू कर दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं। कीर्ति आजाद ने सदस्यता की योग्यता पूछी। प्रशांत भूषण ने इसे युवाओं का नया आंदोलन बता दिया। वामपंथी और सरकार विरोधी लॉबी ने भी इस ट्रेंड को जमकर आगे बढ़ाया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और यू कॉकरोचेस, यार मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो। अगर ये सच में सिर्फ एक सटायर पेज होता तो इतने बड़े विपक्षी चेहरे इसे राजनीतिक समर्थन क्यों देते? सबसे दिलचस्प बात खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक कहने वाले अभिजीत दीपके के बयान में दिखी। उसने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या किसी और पार्टी से जुड़ा है, कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। नोट करने वाली बात यह है कि अभिजीत दीपके के इस पोस्ट से बीजेपी का नाम गायब है, जिसके बाद जिस तरह विपक्षी नेताओं, एक्टिविस्ट्स और मोदी विरोधी तत्वों का समर्थन इसे लगातार मिलता, उससे यह साफ हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की समस्याओं से ज्यादा सरकार विरोधी नैरेटिव को मजबूत करने के लिए डिजिटल हथियार के तौर पर सामने आ रही है। जैसा कि आप इस पोस्ट में देख सकते हैं, यह शख्स महुआ मोइत्रा का वेलकम कैसे कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र राजनीतिक पार्टी की तरह तैयार किया गया है और इसमें वही मुद्दे हैं जो कांग्रेसी इकोसिस्टम और उसके पार्टनर्स मोदी सरकार के विरोध में उठाते रहते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आती है तो सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद इनाम के तौर पर राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी। अगर किसी असली वोट को हटाया जाता है, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी शासित राज्य हो या विपक्षी दलों का राज्य, तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगाया जाना चाहिए। इसने ये तक कहा कि लोगों के वोटिंग अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। अब आते हैं सबसे अहम नाम पर, यानी अभिजीत दीपके। यह वही चेहरा है जो कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक है, लेकिन दीपके कोई साधारण इंटरनेट यूजर नहीं है। इसका पूरा बैकग्राउंड सोशल मीडिया पॉलिटिक्स और डिजिटल नैरेटिव से जुड़ा हुआ है। अभिजीत दीपके नाम का यह शख्स खुलकर सीएए और एनआरसी का विरोध कर चुका है। इसका 1 जनवरी 2020 का पोस्ट आपके सामने है। यह शख्स कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ भी बोल चुका है। लोगों को भड़काने के लिए यह तक कह चुका है कि आज कश्मीर है तो कल आपके राज्य की बारी है। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। यह व्यक्ति 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद का समर्थन कर चुका है। अब इस शख्स का एक पुराना वीडियो बीजेपी से जुड़े हैंडल्स तेजी से सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अभिजीत दीपके बाकायदा मोदी को धमकाते हुए लोगों को सीएए और एनआरसी के नाम पर भड़का रहा था, उकसा रहा था। तो मोदी कौन है था मेरा धर्म पूछने वाला मेरे कपड़ों को देखकर? क्या मैं कभी नहीं हुआ। एनआरसी करके आप यहाँ की जनता से उनके सर्टिफिकेट मांग रहे हो, डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। अरे बेशरम, पहले अपनी डिग्री तो दिखाओ। नरेंद्र मोदी को बता दो, चाहे जितनी हड्डियां तोड़ दो, लेकिन ये देश नहीं तोड़ सकते। और आखिरी बात ये कहूंगा, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान कई रिपोर्ट्स में अभिजीत दीपके का नाम आपकी सोशल मीडिया रणनीति से जुड़ा बताया गया था। आपके वॉर रूम से जुड़ी रिपोर्ट्स में भी अभिजीत दीपके का नाम सामने आया और बताया गया कि वो आम आदमी पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबूत के तौर पर अभिजीत दीपके का ये पोस्ट देखिए। पहली लाइन में ये आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को थैंक यू फॉर एवरीथिंग लिख रहा था। दूसरी लाइन में सिसोदिया के साथ काम करके अच्छा लगा ये बता रहा था और नीचे मनीष सिसोदिया के साथ अपनी फोटो चिपका के घुमा रहा था और इसने नीचे जो हैशटैग लिखा वो पढ़िए, टीम मनीष सिसोदिया फॉरएवर। इसकी टाइमलाइन खंगालने पर पता चला कि ये गोवा में भी आम आदमी पार्टी को प्रमोट कर रहा था। अरविंद केजरीवाल का जबरदस्त तरीके से गोवा में प्रमोशन कर रहा था। ये इसके इन दोनों पोस्ट से क्लियर है। 2025 में दिल्ली चुनाव के बाद यह शख्स अपनी टाइमलाइन पर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा था।
सबसे मजेदार बात तो यह है कि अभिजीत दिपके खुद कहता है कि उसने 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, लेकिन फिर उसकी टाइमलाइन पर हमें यह पोस्ट मिला जिसकी तारीख 11 दिसंबर 2024 यानी 2025 के दिल्ली चुनाव के ठीक पहले। और नीचे देखिए इसने अपनी पोस्ट में क्या लिखा था कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसके आगे इसने आम आदमी पार्टी को टैग किया था और दिल्ली इलेक्शन 2025 का हैशटैग लिखा था। अब इसी अभिजीत दिपके का 1 फरवरी 2025 का ये पोस्ट देखिए जिसमें ये खोलकर अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि सिर्फ केजरीवाल ही हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी को घुटनों पर ला सकती है। अभिजीत दिपके के इस आम आदमी पार्टी वाले कनेक्शन को अब खुद वो लोग एक्सपोज कर रहे हैं जो इसके बहकावे में आकर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े थे। और ये हिडन कनेक्शन अब किसी से छिपा भी नहीं है, क्योंकि जिस मनीष सिसोदिया के लिए, जिस आम आदमी पार्टी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर अभिजीत दिपके अपने पोस्ट में ये लिखता है कि कोई भी दूरी आम आदमी पार्टी के प्रति उसके कमिटमेंट को कमजोर नहीं कर सकती, उसी कॉकरोच जनता पार्टी को मनीष सिसोदिया बाकायदा वीडियो बनाकर एंडोर्स करते हैं, खुद को भी कॉकरोच कहते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी केसरिया से मन जोगी देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा के। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। रेंट बढ़ गया, EMI बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ रही, क्रोकोडाइल ऐश करते हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी, और मैं इनके साथ हूं क्योंकि मैं भी कॉकरोच हूं। अभिजीत दिपके नाम का ये शख्स विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहा है और इसने कॉकरोच जनता पार्टी भी अमेरिका में बैठकर ही लॉन्च की है, जैसा कि आप इन दोनों स्क्रीनशॉट्स में भी देख सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी असल में एक तैयार किया गया डिजिटल विद्रोह है जिसका मकसद जेन जी युवाओं को सड़क पर उतारना है। सीजेपी ने कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए। इतनी तेज रफ्तार देख एजेंसियां इस पर गौर करने लगी। 21 मई 2026 को कई सोशल मीडिया ग्रुप्स ने चुपके से अपना नाम बदलकर कॉकरोच जनता पार्टी कर लिया, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में साफ साफ देख सकते हैं। 2 सितंबर 2022 को जिस ग्रुप ने अपना नाम आम आदमी पार्टी गुजरात रखा था, वो 21 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी बन गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स और एंगेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा भारत के बाहर से आ रहा है, जिनमें पाकिस्तान के अकाउंट्स भी शामिल हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने पहला अकाउंट CJP_2029 के नाम से बनाया था, जिसे भारत में विदहेल्ड कर लिया गया। तो इसने अपना नाम बदलकर कॉकरोच इज बैक कर लिया और इस हैंडल से एंटी मोदी कैंपेन शुरू कर दिया। इसी के बाद भारत में मौजूद मोदी के हर सियासी दुश्मन ने कॉकरोच कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार, हाँ, कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई। वो भी आलसी और बेरोजगार बच्चे परेशान है, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। सरकार को परेशानी होनी चाहिए बच्चों का दुख देकर, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। एक पेपर बेस्ड एक सोशल मीडिया की बनी पार्टी से इतना डर गए कि सरकार को ये कहना पड़ा कि देश के लिए खतरा है। तो क्या देश कोई मोम है कि पिघल जाता है? हर छोटी छोटी बात को देश खतरे में है, हर छोटी छोटी बात को
कोई स्वाभाविक बात करे, ग्रीवांसेस अपनी उठाए, अपनी समस्याओं को रखे, उससे भी देश को खतरा हो जाता है। तो एक तरह से डेमोक्रेसी खत्म है। देश के प्रधानमंत्री कॉकरोच बंदी करने निकले, क्योंकि हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हमारा चौकीदार कायर है और कायर व्यक्ति कॉकरोच से भी डरता है। पूरे सिस्टम को गटर में तब्दील करने वाला व्यक्ति कॉकरोच से डर रहा है। तो हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। जो व्यक्ति कॉकरोच से डर जाए वो देश नहीं संभाल सकता। कोई प्रधानमंत्री कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहे हैं जो ये कहा जा सके कि प्रधानमंत्री रहें। देश में पेपर लीक हो रहा है, बच्चे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं तनाव में, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, देश आर्थिक तूफान के झंझावातों से जूझ रहा है और देश के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं। तो उनसे त्यागपत्र नहीं मांगा जाएगा तो उनको क्या स्वागत किया जाएगा? ये स्वागत योग्य कदम है क्या उनका? बहुत पॉपुलर लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। मुझे तो लग रहा है कि इस देश के युवा को शायद कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है उस पर विश्वास उड़ गया। इसलिए अगर उनको लगता है कि कॉकरोच बेहतर है कांग्रेस से तो अच्छा ही है, कोई गलत नहीं। लोग प्रतिरोध के, खास करके सोशल मीडिया के दौर में प्रतिरोध के या अपना स्वर मुखर करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब एक अखबार ने रिपोर्टिंग की कि नेशनल थ्रेट, अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है और ये मैं सदन में कह चुका हूँ, सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं हो। मोदी जी, आपने देश को ऐसी बर्बादी और तबाही के कगार पर पहुंचा दिया आर्थिक रूप से कि देश की हालत हुई। तो कितनी और साख गिराएंगे आप भारत माता की? क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही भारत माता की गिरती हुई साख को देखकर? आपको ना हो रही, मुझे बहुत हो रही है। हर वो आदमी जो भारत माता को प्यार करता है उसे आपकी इस अर्थव्यवस्था की गिरावट से पीड़ा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्या भारत इतना कमजोर हो गया कि बाहर से लोग तोड़ देंगे? देश के आज़ादी के बाद तो कोई सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस सरकारें थी, दृढ़ता से उन्होंने अपनी आर्थिक नीति भी चलाई, देश को प्रगति भी दिया, विकास भी दिया। ये आपके जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, आपकी सरकार आई, ये सब हो रहा है। ये नाम कॉकरोच उन्होंने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, पीड़ा के साथ, दुख के साथ। उस पर किसी ने पार्टी ने बना ली। अब किसने बनाई, क्या बनाई, ये रिसर्च न करिए, बल्कि क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है देश को, नौजवानों को खास तौर पे अपनी सरकार से कहिए उसे दूर करें। अब भाषण नहीं चाहिए, फेंकने वाली बयान नहीं चाहिए, अब सुधार चाहिए। जब से बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, मोदी सरकार के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से देश के बाहर से विदेशी ताकतों के द्वारा और देश के भीतर से मोदी विरोधियों के द्वारा हेट कैंपेन चलाया जा रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है और अब तो इसमें मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने आर्मी को भी घसीट लिया है। देश की सेना को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और मनोज झा की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सेना से डिसमिस किए गए जवानों के आधारहीन आरोपों का इस्तेमाल करके दुष्प्रचार किया गया, जिसके केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बाद खुद इंडियन आर्मी को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को झूठ और मिसलीडिंग बताया। विडंबना यह है कि मोदी के सियासी विरोधी इंडियन आर्मी को टारगेट करने के लिए जिस झूठ का सहारा ले रहे हैं, उस झूठ का पर्दाफाश भारतीय सेना 17 सितंबर 2024 को ही कर चुकी है और 22 मई 2026 को सेना ने दोबारा मोदी विरोधी गैंग के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि यह काम सिर्फ एक या दो पार्टी कर रही हैं, पूरा का पूरा मोदी विरोधी गैंग 4 मई के बाद से प्रधानमंत्री के पीछे पड़ा है। राहुल 72 घंटों से मोदी को गद्दार गद्दार बोलकर देश के जेन जी को सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं।
और राहुल की पार्टी के अजय राय जैसे नेता जिनकी तबीयत खराब होने पर प्रधानमंत्री ने खुद पोस्ट करके उनके स्वस्थ होने की कामना की थी, उस नरेंद्र मोदी को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अब सार्वजनिक तौर पर कैमरे के सामने भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और ऐसा बोलते हुए उनकी जुबान भी नहीं लड़खड़ा रही है। मोदी की मोदी की जा रहा है मोदी की मोदी की। अजय राय की नरेंद्र मोदी को दी गई ये गाली 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ेगी। इसका आइडिया आपको योगी के इस पोस्ट से लग जाएगा। नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने का ख्वाब देखने वाली चाहे कितनी भी कॉकरोच जनता पार्टी क्यों ना बन जाए, चाहे कितने भी मोदी विरोधी नेता भद्दी भद्दी गालियों पर क्यों ना उतर जाएं, वो लाख कोशिश करके भी मोदी का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। जो कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में काकरोची हुल्लड़ है, उसके पीछे जो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट एनार्की के जरिए डिस्ट्रॉय और डिफेम करने की कोशिश है। मैं मानता हूं कि ये जो काकरोची हुल्लड़ दिखाई पड़ रहा है आपको, कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में काकरोची हुल्लड़ है, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और मैं मानता हूं कि ये जो काकरोची झुंड है, ये जिस तरह से जो है वो आज कॉन्स्पिरेसी के कुंड में जो है वो डूबा हुआ है, उसका जो है वो सफाया होगा। लेकिन उनको जो लोग ये सब इस खुशफहमी में है कि साहब ये तो जो है वो बहुत बड़ी क्रांति है, ये बहुत बड़ी काकरोची क्रांति है, और जो है वो कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ है, ये बहुत बड़ा देश को चुनौती दे रहा है। तो ये देश जो है 140-45 करोड़ का देश है, और इस देश के लोगों का जो देश की डेमोक्रेसी है उसके प्रति जो है वो अटूट विश्वास है, लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास है। और कोई भी अगर इस तरह की वायलेंट एनार्की के जरिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की, डिफेम करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो वो कभी सफल नहीं होगा। देखिए, ये गांधीवादी कांग्रेस नहीं, ये गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। इसीलिए राहुल गांधी ने पहले गद्दार बोला पीएम को, लाठी डंडे मारेंगे, मौत का सौदागर, और अब उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे अजय राय ने जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की है, 150 से अधिक गालियां प्रधानमंत्री को, उनकी ओबीसी समाज को, उनके परिवार को, उनके माता पिता को दी गई है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास असली कोई मुद्दा नहीं है पीएम के खिलाफ, तो ये गाली पे उतर आते हैं। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये गाली गलौज के फ्रस्ट्रेटेड नफरत के भाईजान बन चुके हैं। एक तरफ अजय राय जब बीमार होते हैं तो पीएम उनके हालचाल के बारे में पूछते हैं, और ये किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो ये संस्कार भी अपने अपने होते हैं। चाहे राहुल जी हो या अन्य नेता हो, जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी विकृत मानसिकता है, ये इनका मानसिक दिवालियापन है, और इससे अधिक मैं क्या कहूँ कि पूरी तरह से मानसिक रोगी हो गए हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की दुर्भावना रखना, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, भारत की संस्कृति कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी, और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी रसातल में जा रही है, लेकिन कांग्रेस दिन प्रतिदिन जनता की नजरों से गिर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई इस तरह की बात करे तो वो पाकिस्तान का एजेंट ही हो सकता है ना। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई गंदगी बात करेगा तो वो पाकिस्तान के एजेंट ही है, तो और कौन है फिर राहुल गांधी। तो मुझे तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करने की जो हिम्मत करेगा, उसको फिर देश में कितने साल रखना है, कितने मिनट रखना है, वो देशवासी तय करेंगे। दिन रात सुबह शाम गाली गलौज करने वाले इकोसिस्टम को लगता है कि वो मोदी पर पर्सनल अटैक करके मोदी के खिलाफ विदेश में बैठे एजेंट्स के दम पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर देश के जेन जी को मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतार देंगे, देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर देंगे। लेकिन अगर उस इकोसिस्टम को यह लगता है कि ऐसा करके वो मोदी को चुनाव में हरा देंगे, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मोदी तो खुद जेन जी के लिए ट्रेंड सेट करते हैं। नरेंद्र मोदी खुद ही इस देश में सबसे बड़े ट्रेंड हैं, और ये कैसे है ये भी देख लीजिए।
नरेंद्र मोदी ने बंगाल में झाल मुड़ी खाई। जेन जी ने झाल मुड़ी खाकर मोदी को बंगाल भी जिताया, झाल मुड़ी वाले बिजनेस को भी आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जनवरी 2024 में लक्षद्वीप घूमने गए तो एक साल में वहां टूरिस्ट की संख्या में 47% का इजाफा हो गया। 2020 में लक्षद्वीप में 3,875 पर्यटक घूमने गए थे। मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद ये संख्या बढ़कर 2024 में रिकॉर्ड 68,338 पर पहुंच गई। इटली में मोदी ने मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट की तो ऑनलाइन साइट्स पर मेलोडी ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अलग अलग सर्वे से पता चला है कि देश का 60% जेन जी नरेंद्र मोदी को ही पीएम के तौर पर पसंद करता है। 18 से 25 और 29 के एज ग्रुप के युवा वोटर्स आज भी बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। ऐसे बयानबाजी कर देश का अपमान करना 140 करोड़ जनता का ही अपमान है और इसलिए जो उन्होंने कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदाजनक है। मैं ये बात कहूँगा कि राहुल गांधी देश में भी उनकी बदनामी करते हैं, विदेश में जाकर अपने देश की बदनामी करते हैं, अपने सेना के जवान हैं उन पर सवालिया खड़ा करते हैं। तो ये जो है ये उनको शोभा देता नहीं, इसका निषेध मैं करता हूँ। उन्होंने 140 करोड़ जनता की सही माने में माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ये बात पूछूंगा, क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित भाई दोनों को जो बात उन्होंने कही है, जो आरोप लगाया है, जो टीका टिप्पणी किया वो गलत है? क्योंकि 370 कलम हटाना क्या गद्दारी है? क्या नक्सलवाद खत्म करना क्या गद्दारी है? क्या अयोध्या में राम मंदिर बनाना गद्दारी है? देश को आगे बढ़ाना, देश को विकसित करना, देश को आत्मनिर्भर करना, ये क्या गद्दारी है? तो ये जब ऐसे लीडर जो है विपक्ष के नेता, उन्होंने ऐसे निचले स्तर की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और बंगाल चुनाव के नतीजों ने यह साफ भी कर दिया है, यानी जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो मोदी विरोधी गैंग के चीयर लीडर्स 2029 में नरेंद्र मोदी को हटाने का ख्वाब देख रहे हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर मोदी को हराने की साजिशें रच रहे हैं, उन्हें रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि मोदी को हरा पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इसकी एक बड़ी वजह जेन जी में बढ़ती मोदी की पॉपुलैरिटी भी है और देश के कोने कोने में चल रही मोदी लहर भी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने बहुत बड़ी बात कह दी। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा, हॉर्मूज को भी इंटरनेशनल वाटरवे नहीं मानेगा, ओमान के साथ मिलकर वहां से तेल लेकर जाने वाले जहाजों से फीस वसूलेगा। तेहरान में मुनीर के साथ होने वाली मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। ट्रंप का मुनीर कार्ड फेल होने के बाद अब क्या ऑप्शंस बचे हैं? ईरान युद्ध के सारे कार्ड अब जिनपिंग और पुतिन के पास हैं। क्या युद्ध फिर टर्न होने वाला है? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का युद्ध बंद होते होते क्या फिर भड़केगा? मुस्तफा ने मुनीर को तेहरान आने से क्यों रोका? ईरान को दलाल पाकिस्तान पर क्यों भरोसा नहीं है? क्या बीजिंग जब चाहेगा तभी ईरान युद्ध खत्म होगा? फील्ड मार्शल मुनीर फिर फेल हो गया, ईरान की डील फिर खटाई में पड़ गई। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर तेहरान की उड़ान पकड़ने वाला था, शहबाज शरीफ बीजिंग में सेटिंग भिड़ा रहा था। दोनों अंदर ही अंदर फूल कर कुप्पा हो रहे थे कि पाकिस्तान की तिजोरी दलाली से भरने वाली है। तभी तेहरान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को रेड सिग्नल भेज दिया। तेहरान से मुस्तफा ने पाकिस्तान को रेड सिग्नल क्यों भेजा? ट्रंप के पसंदीदा मुनीर की घोर बेइज्जती ईरान ने क्यों की? तेहरान से मिली इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिका ने रीजनल संघर्ष और परमाणु कार्यक्रम पर नई शर्तें रखी हैं। मुनीर के माध्यम से नई शर्तें ईरान को भेजी हैं। ईरान ने नई शर्तों का मूल्यांकन करने और जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसा करके ईरान ने मिडिलमैन यानी मध्यस्थ बनने चले मुनीर के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया है। मुस्तफा ने यह तमाचा मुनीर को क्यों जड़ा है? मुनीर इनरिच्ड यूरेनियम पर ट्रंप की स्टाइल में ईरान पर दबाव बना रहा था। 20 साल परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात मानने को मजबूर कर रहा था। मुनीर ईरान से परमाणु रिएक्टर बंद करने का दबाव बना रहा था। कुल मिलाकर मुनीर एक निष्पक्ष मध्यस्थ का रोल अदा करने की बजाय ट्रंप की मनमर्जी पूरी करने का दबाव बना रहा था। Either make sure they don't have a nuclear weapon, or we're going to have to do something very drastic. And the people of the country, I believe when it's put to the people of our country, they will all agree that we cannot let Iran have a nuclear weapon. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. ट्रंप यूरेनियम के मुद्दे पर ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बना रहे थे। ईरान अगर यूरेनियम और न्यूक्लियर प्लांट पर ट्रंप की बात मान लेता तो व्हाइट हाउस युद्ध बंद कर देता, ट्रंप जीत का ऐलान कर देते। ईरान बिना मॉस्को और बीजिंग की सलाह के ऐसा कर नहीं सकता। ईरान का ट्रंप के दबाव में सरेंडर करना बीजिंग का रुतबा घटा देता, क्योंकि ईरान की युद्ध मशीनरी के पीछे चीन है। ये बात अब जग जाहिर है। ईरान का दावा है कि उसके पास अभी कई सीक्रेट वेपन बाकी हैं जो युद्ध का कोर्स बदल देंगे। Two words that we have been saying for a very long time that we've been waiting for is off-ramp. Yeah. Trump needs an off-ramp, and I think the Iranians with this what's called a letter of intent, which the Trump administration is proposing, and it was sent back through Pakistan. The defense minister of Pakistan, one of their commanding generals, took it to Tehran and has the United States in a position where we're ready to end the war. मुस्तफा ने ट्रंप को पाकिस्तान के जरिए मैसेज भेज दिया है, ईरान एनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाने देगा। ट्रंप अब इस बात पर राजी हो गए कि एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका वहीं ईरान में नष्ट कर देगा, उसे किसी तीसरे देश ले जाने की जरूरत नहीं है। ईरान ने युद्ध विराम का फायदा उठाकर हॉर्मुज के पास हथियारों का नया जखीरा फिर जमा कर लिया है, लिहाजा वो ट्रंप के जंगी बेड़ों से डर नहीं रहा। ईरान अब ओमान के साथ मिलकर टोल वाली मैकेनिज्म विकसित कर रहा है, जहां अलग अलग टैक्स के नाम पर पैसे वसूलेगा और जहाजों को सुरक्षित पैसेज देगा। 24 घंटे में ईरान ने उसी सिस्टम से 35 जहाजों को पार कराया है। इनमें तेल टैंकर और कॉमर्शियल कंटेनर शामिल हैं। अगर हॉर्मुज में ईरान ओमान की टोल व्यवस्था कायम हो जाती है तो इसे ट्रंप की हार माना जाएगा, लिहाजा ईरान पर मैक्सिमम दबाव बना रहे। We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. हॉर्मुज खुलवाने में अमेरिका के नाकाम रहने पर अब ब्रिटेन के नेतृत्व में नया अभियान शुरू हो रहा है। जर्मनी ने भी इस अभियान का हिस्सा बनने पर सहमति दे दी है। ये नाटो का मिशन नहीं है। यूरोप पहली बार नाटो के बैनर के बाहर जाकर हॉर्मुज में मोर्चा संभालने जा रहा है। पश्चिम एशिया के बाद पूर्वी एशिया और रूस यूक्रेन में युद्ध कहीं बढ़ रहा है, कहीं युद्ध की तैयारी बहुत तेजी से की जा रही है। रूस यूक्रेन के बीच 4 साल 2 महीने से युद्ध चल रहा है। रूस यूरोप के बीच तनातनी बढ़ रही है। पुतिन तबाही वाले परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। ताइवान हथियारों की तैनाती कर रहा है। जापान में भी एयर टू एयर ड्रिल की जा रही है। अमेरिका की आर्मी पोलैंड में उतर चुकी है।
4 साल के युद्ध में यूक्रेन ने ड्रोन वॉरफेयर में बहुत तरक्की कर ली है। रूस के एक शाहिद 136 ड्रोन को यूक्रेन ने जमीन से थोड़ा ऊपर गोलियों से उड़ा दिया। दरअसल रूसी ड्रोन टारगेट से टकराने वाला था, तभी यूक्रेन के एयर डिफेंस ने उसे जमीन के कुछ फीट ऊपर तबाह कर दिया। पुतिन ने परमाणु युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। रूस और बेलारूस के 65,000 जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर और रियल टाइम कॉम्बैट के हिसाब से परखा गया। रूस ने आईसीबीएम से लेकर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। मतलब यूरोप का रूस से सटा इलाका हो या दूर अमेरिका, सारे टारगेट पुतिन की रेंज में हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों से भी निपटने की तैयारी पुतिन ने कर ली है। 3 दिन के परमाणु ट्रायड में जिन मिसाइलों की टेस्टिंग की गई है उनमें परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली आईसीबीएम सिनेवा, यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बेलारूस में तैनात इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, TU-95 MS बॉम्बर से हाइपरसोनिक मिसाइलें और मेग 31 M किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी टेस्टिंग पुतिन ने कर ली है। इस टेस्टिंग का मकसद बहुत खास है। नाटो हो या अमेरिका, जो भी रूस को तोड़ने की कोशिश करेगा उसका सर्वविनाश करने में पुतिन देरी नहीं करेंगे। पूर्वी एशिया में ताइवान और चीन के बीच तनातनी बढ़ रही है। ट्रंप धीरे धीरे चीन के दबाव में आ रहे हैं। इस दबाव का असर यह हुआ कि ताइवान को $14 बिलियन के जो हथियार मिलने थे उस पर अमेरिका ने पॉज बटन ऑन कर दिया है। मतलब ताइवान को हथियारों की सप्लाई में देरी होनी तय है। Chairman, I have not spoken to the Taiwanese. However, we have done some foreign military sales to them, and it's just right now we're doing a pause in order to make sure we have the munitions we need for Epic Fury, which we have plenty, but we're just making sure we have everything. But then the foreign military sales will continue. ईरान के खिलाफ 40 दिन के युद्ध में अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस का बड़ा जखीरा इस्तेमाल हो चुका है। अगर चीन इस वक्त ताइवान पर हमला कर दे तो अमेरिका के पास उतनी मिसाइलें नहीं बची हैं जो ताइवान को बचा सकें। जिस युद्ध को ट्रंप नहीं खत्म कर पा रहे, चीन नहीं रुकवा पा रहा, पाकिस्तान मध्यस्थता में बार बार फेल हो रहा है, क्या इन युद्धों का हल नई दिल्ली में निकल सकता है? आज हमने ग्लोबल इश्यूज पर भी चर्चा की। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो है।